हाउ द गैसियस स्टेट इज डिफाइंड इन द काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी। एक ही थ्योरी है जो एक्सप्लेन करती है काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी, राइट। सो काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी ऑफ गैसेस क्या है? काइनेटिक हेडिंग दे पार्टिकल थ्योरी, मैटर को यही एक्सप्लेन करती है। काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी ऑफ गैसेस क्या कहती है? जो काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी है, किसी को आइडिया है क्या कहती है ये? किसी को है आइडिया क्या होती है काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी? किसी को याद है? हम कहते थे कि गैस वो स्टेट ऑफ मैटर है जिसमें पार्टिकल्स फॉर अवे होते हैं एक दूसरे से और उनके बीच कोई अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं। यही दो पॉइंट है काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी के। लिखिए जरा, काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी का पहला पॉइंट क्या है कि देयर आर नो अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। पहला पॉइंट ये है कि काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी ये कहती है कि अगर कोई गैस होगा तो उसके मॉलिक्यूल में कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है। नंबर टू, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स is negligible as compared to the volume occupied by the gas। मैं एक्सप्लेन करता हूं क्या मतलब है इसका। इसी तरह और भी पॉइंट्स हैं कि लार्ज स्पेसेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस होते हैं, इनकी कोलिजन्स इलास्टिक होती हैं, यानी जब ये कोलाइड करते हैं एनर्जी एक्सचेंज नहीं करते, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट। जी, वही कि लार्ज स्पेसेस होते हैं इसीलिए वो दे आर फॉर अवे फ्रॉम ईच अदर, राइट। दूसरा सुने, लिखना छोड़े, इधर देखें, स्टॉप राइटिंग। हम ये कह रहे हैं कि ये अगर आपके पास एक कंटेनर है, सुनो बच्चे, लेट से इसमें आपके पास हाइड्रोजन गैस है। तो पहला पॉइंट ये कहता है कि अगर ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो क्या देयर आर लार्ज स्पेसेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस? हम कहते हैं यस, देयर आर वेरी वेरी लार्ज स्पेसेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। दूसरा, जब इतने दूर होंगे तो उनमें कोई अट्रैक्टिव फोर्स भी नहीं हो। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर मैं इसी को कंप्रेस कर दूं, ये देखना जरा, अगर मैं इसको इस तरह कर दूं, यानी यहां पिस्टन लगा था, मैंने इसको प्रेस कर दिया, तो अब क्या हुआ? मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस एक दूसरे के पास आ गए। और हम पिछले चैप्टर में पढ़ के आए कि जब दो हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आते हैं तो आपको पता है उनमें टेम्परेरी डायपोल्स इंड्यूस हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनमें क्या होता है आप कहते हो, तो हम पढ़ के आए कि उनमें यहाँ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डेवलप हो जाती है, ये साइड नेगेटिव, ये साइड पॉजिटिव, और यहाँ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ जाती है DID। तो इसका मतलब है जब मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आए हैं तो उनके बीच फोर्सेस ऑफ फ्रिक्शन भी आ गई। और दूसरा, वो जो हम पहला कह रहे थे कि देयर लार्ज स्पेसेस बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ गैस, या वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर्ड टू द वॉल्यूम ऑफ गैस। इसका मतलब क्या है मैं समझाता हूं। लेट्स से इस कमरे में एक गैस हमने रखी है, एयर। जो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस होता है, इधर देखो, ये वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस होता है जो कंटेनर का वॉल्यूम है। तो इस वक्त जो कमरे का वॉल्यूम है वही वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस। कमरे का वॉल्यूम लेट्स से हम कह रहे हैं जी कि ये 6 मीटर क्यूब है।
ठीक है, 6 मीटर क्यूब। अब इसमें एयर के पार्टिकल्स हैं, अगर मैं इसके सारे एयर के मॉलिक्यूल इकट्ठा करके एक जगह पे ले आऊं तो वो है 6 × 10⁻⁻15 मीटर क्यूब, जो मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम आया। तो आप कहते हैं मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम तो नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस, ये कहने का मतलब है। क्योंकि इन अदर वर्ड्स देयर आर लार्ज स्पेसेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। अगर आप सारे मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा कर लें, जैसे इसको 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 और इसको मैं इकट्ठा कर लूं तो ये यूं इकट्ठे होते हैं। तो ये जो वॉल्यूम है ये वाला, दिस इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम बाय द कंटेनर। आप कहते हैं यस दैट मेक सेंस। लेकिन अब वो नेग्लिजिबल नहीं रहा, अब तो कंटेनर का वॉल्यूम भी छोटा हो गया, लेकिन है अभी भी गैस है। यानी मैं कहना ये चाह रहा हूं कि गैसेस जिस तरह काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी डिफाइन कर रही है, अगर बिल्कुल ऐसा ही बिहेव कर रही हो तो आप इस गैस को कहते हो आइडियल गैस। अब ये हाइड्रोजन यहां पे कौन सी गैस है? आइडियल है, ये भी हाइड्रोजन गैस यहां पे, स्टेट भी इसकी गैस है। बट काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी के दोनों पॉइंट्स को फॉलो नहीं कर रही, दोनों पॉइंट्स को फॉलो नहीं कर रही। यानी ना तो इसके बीच लार्ज स्पेसेस है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, और ना ही ऑन द अदर हैंड इनके वो अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं है, अट्रैक्टिव फोर्सेस भी डेवलप हो गई हैं, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। तो आप कहते हैं है अभी भी गैस, हम कहते हैं यस। इस वक्त इसको कहते हैं नॉन आइडियल गैस। सो पहली डिस्टिंक्शन मैंने आपको बता दी कि काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी एक थ्योरी है जो गैसेस को डिफाइन करती है कि गैसेस इस तरह की होनी चाहिए, उनमें ये प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। अगर एक गैस वो प्रॉपर्टीज फॉलो करे तो आप उसे कहते हैं आइडियल, ना फॉलो करे तो नॉन आइडियल। मैं मिसाल देता हूं, हम कहते हैं एक बच्चा है जो रेगुलर है, होमवर्क करता है, वर्कशीट करता है, टेस्ट देता है, वो आइडियल स्टूडेंट है। लेकिन अगर एक बच्चा है वो इनमें से दो काम नहीं करता, टेस्ट नहीं देता, होमवर्क नहीं करता, क्लासें लेता है, बाकी सारे काम करता है, तो हम कहते हैं वो स्टूडेंट तो है लेकिन कौन सा है? नॉन आइडियल स्टूडेंट। समझ आ रही बात? सो ये आइडियल गैस है, ये क्या है? अब ये टैग नहीं लग सकता, ये टैग नहीं है कि हम दुरेद को कह दें कि ये नॉन आइडियल है, हम आपको कह दें ये आइडियल। इट्स अ सिचुएशन। आपने देखा यही हाइड्रोजन गैस यहाँ पे क्या थी? आइडियल, और वहां पे क्या बन गई? नॉन आइडियल। तो कैसे नॉन आइडियल? मैंने इसके ऊपर क्या इंक्रीज किया जिससे इसका वॉल्यूम कम हो गया? प्रेशर। तो आपने कहा जी कि इसका मतलब है कोई भी गैस जब आप उसका प्रेशर हाई करते हैं, जब उसका प्रेशर क्या करते हैं? हाई करते हैं, तो वो आइडियल से क्या बन जाती है? नॉन आइडियल। राइट। इसी तरह अगर आप प्रेशर हाई ना करें, गैस को ठंडा करना शुरू कर दें, तो भी यही होता है, उसके मॉलिक्यूल जो दूर दूर होते हैं वो पास आ जाते हैं। तो आप कहते हैं जी लो टेम्परेचर पे भी यही होगा। इफ यू कूल डाउन अ गैस, उसका टेम्परेचर कम करते हैं, तो भी गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आ जाते हैं, उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप हो जाती हैं, तो वो क्या बन जाते हैं? वो आइडियल से नॉन आइडियल बन, राइट। सो इसलिए हम कहते हैं द गैस, आइडियल गैस क्या है? जो काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी को फॉलो करे। व्हाट आर द कंडीशंस? लिखिए जरा, कंडीशंस टू डिविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। क्या कंडीशंस है जिससे आइडियल बिहेवियर से डिविएट कर जाते हैं, डिविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर? हमारे कौन सी दो कंडीशंस हैं? नंबर वन, हाई प्रेशर, एंड दूसरा क्या करें तो वॉल्यूम कम हो जाता है? लो टेम्परेचर। सो कोई भी गैस जो आइडियल है, अगर आप उसमें प्रेशर बढ़ाएंगे या लो टेम्परेचर कम करेंगे, तो वो आइडियल से क्या बन जाएगी? नॉन आइडियल। अब इसी का रिवर्स भी है। अब हमारे अगर मैं एक गैस नॉन आइडियल है, क्या कंडीशंस में चेंज करूं तो आइडियल बन जाएगी? उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दूं? यस, इस वक्त एयर के अंदर एक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, मैं कह रहा हूं यार इस वक्त वो आइडियल बिहेव नहीं कर रही, तो मैं उसको एक कंटेनर में डाल के हीट करूं या उसका प्रेशर कम कर दूं, तो आइडियल से क्या बन जाएगी? नॉन आइडियल से क्या बन जाएगी? आइडियल। तो लिख लीजिए डिविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। अब वही इसका ऑपोजिट लिख लें, कंडीशंस टू डेविएट फ्रॉम नॉन आइडियल बिहेवियर।
नॉन आइडियल बिहेवियर। लो प्रेशर एंड नंबर टू हाई टेम्परेचर। लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। बात सुन, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। ओके नेक्स्ट। राइट। ओके आगे चलते हैं। अब अगर आपको चेक करना हो कि गैस आइडियल है या नॉन आइडियल है, तो देर आर थ्री लॉज विच कैन बी यूज्ड। तो लिखिए जरा, व्हाट आर द गैस लॉज? गैस लॉज क्या है? तो गैस लॉज नंबर वन, एक लॉ है जिसको बोलते हैं बॉयल्स लॉ। बॉयल ने ये कहा था कि अगर आपके पास एक गैस है, देखो बच्चों, ये एक गैस है, इस वक्त इसका वॉल्यूम है 20 cm3। ठीक है, इसका प्रेशर है इस वक्त 1 एटमॉस्फेयर, 2 एटमॉस्फेयर सॉरी, 20 की बजाय 2 कर देता हूं ताकि मैथ जरा सीधी हो जाए। ठीक है, और 1 एटमॉस्फेयर। अब अगर इसके ऊपर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा मात, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? किसी भी गैस पे प्रेशर बढ़ाएं तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है? डिक्रीज या इंक्रीज? इसके ये चेंज आ गया यूं। नया जो वॉल्यूम है वो हो गया 1 cm3, और नया प्रेशर है 2 atm। अब अगर मैं इसको कह रहा हूं P1 V1, इसको कह रहा हूं P2 V2, P1 और V1 कितना था? 1 × 2, क्या आंसर आया? P2 V2 कितना है? 2 × 1, क्या आंसर आ गया? तो P1 V1 = P2। अगर मैं और प्रेशर बढ़ाऊं, लेट्स से 2 atm से 3 atm कर दूं, तो वॉल्यूम और कम हो जाएगा। लेकिन जब मैं उसको मल्टीप्लाई करूंगा, प्रोडक्ट लूंगा, तो वो फिर आंसर क्या आएगा? ये उसने कहा बॉयल्स ने, कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम फॉर एन आइडियल गैस इज ऑलवेज कांस्टेंट। राइट, तो लिखिए जरा, कि बॉयल्स लॉ ये कहता है कि इनिशियली V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, कि अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा। लेकिन अगर मैं इसको साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाऊं, तो कांस्टेंट लगा दूं, तो PV = कांस्टेंट है, लेकिन टेम्परेचर इसमें कांस्टेंट होना चाहिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो पहले ये लिख लें कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P at a constant temperature, and product of pressure and volume is always constant, or in other words P1 V1 is equal to P2 V2 is equal to P3 V3। product of pressure and volume is always constant। this is what the Boyle's law says, कि प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फिर साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटा के जब कांस्टेंट लगाते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम हमेशा क्या बन जाता है? कांस्टेंट हो जाता है, जिसको मैंने यहां प्रूव किया। रिगार्ड कंडीशन ये है कि गैस क्या हो? आइडियल हो। अगर ये गैस आइडियल ना होती, तो फिर P1 V1 इक्वल ना आता P2 V2। ठीक है, फॉर ऑल द आइडियल गैसेस हमेशा यही होगा कि जो जो आप उसका प्रेशर बढ़ाते जाओगे, वॉल्यूम क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। समझ आ रही है बात? और जिस रेशियो से प्रेशर बढ़ाओगे, वॉल्यूम उसी प्रोपोर्शन से कम। अगर ये आइडियल ना होती, तो इसका जो P2 V2 है वो 2 ना आता, यानी प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम
सेम ना होगा। समझ आ रही बात? ये चेक भी किया जा सकता है आइडियलिटी को। मैंने आपको एक गैस दी, कहा चेक करो आइडियल है या नहीं, आपने उस पर बोल्स अप्लाई कर दिया, यानी आपने उसका एक खास प्रेशर पे वॉल्यूम नापा, उनको मल्टीप्लाई किया, फिर प्रेशर बढ़ा के दोबारा वॉल्यूम मेजर किया, फिर मल्टीप्लाई किया। अगर वैल्यू हर दफा कांस्टेंट आ रही है, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, तो क्या होगा? वो आइडियल गैस। अगर कांस्टेंट P1 V1 इज नॉट इक्वल टू P2 V2, तो फिर वो क्या होगी? नॉन आइडियल। समझ आ रही है बात? इसको इस तरह ग्राफ से भी देखा जा सकता है। इधर देखें, फॉर एग्जाम्पल इधर देखो, ये देखो, मैंने आपको एक, ये PV है और ये प्रेशर है। पहले जब प्रेशर 1 atm था तो प्रोडक्ट कितना था? 2। प्रेशर बढ़ाया बढ़ाया बढ़ाया, बेशक प्रेशर बढ़ाते जाएं, पीवी हर दफा कितना आएगा? वो तो यही होगा ना। तो आप कहते हैं तो जो लाइन आएगी वो किस तरह की आएगी? यही होगी। अगर गैस क्या होगी? आइडियल। मैंने अमाद आपको एक गैस दी जो आइडियल नहीं थी, ठीक है? आपने जब उसको देखा तो उसमें ये चेंज आया, इधर देखो, जब आपने उसको देखा तो यूं चेंज आया, यानी पहले प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम क्या होने लग गया? कम, और फिर क्या होने लग गया? ज्यादा। लेट्स से ये अमोनिया गैस। आपको पता है द मोस्ट आइडियल गैस कौन सी है? अगर आपसे कोई नॉर्मल पूछे कि अच्छा, अगर आप कह रहे हैं कुछ गैसें आइडियल होती हैं, गैसेस कुछ नॉन आइडियल होती हैं, तो क्या रूम टेम्परेचर पे कौन कौन सी गैस आइडियल है? आपका जवाब होगा एक भी नहीं, रूम टेम्परेचर। अगर कोई है और क्लोज टू आइडियलिटी है तो वो है हीलियम। और हीलियम को भी जब मैं इस लाइन पे ड्रॉ करता हूं तो देखो किधर आएगी। क्या मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आइडियल की लाइन के ऊपर आएगी, इवन वो लाइन के ऊपर भी नहीं आई। इधर देखो, दिस इज द मोस्ट आइडियल गैस। इसके बाद जो मोस्ट आइडियल गैस है वो है हाइड्रोजन। वो भी लाइन के ऊपर नहीं आ रही। और ये जो अमोनिया नाइट्रोजन, वो तो बिल्कुल ही डिविएट कर जाए, राइट? सो अगर कोई गैस बिल्कुल इस लाइन के ऊपर रहे, यानी उसका प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहे, तो वो आइडियल होगी। नहीं रहे तो नॉन आइडियल होगी। और द मोस्ट आइडियल गैस विच वी हैव इज द हीलियम, एंड द मोस्ट नॉन आइडियल गैस इज द अमोनिया। वजह समझ आती है? अमोनिया की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन सी है? हाइड्रोजन बॉन्ड, जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। हीलियम की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन सी है? VDW, जो कि बहुत ज्यादा वीक होती है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। तो राइट, तो आप स्टार लगा के लिख लें कि मोस्ट आइडियल गैस जो हमसे पूछेगा हमारे सिलेबस में, वो हीलियम है। और मोस्ट नॉन आइडियल गैस ऊपर वाले कमरे में था, उससे पूछना मोस्ट नॉन आइडियल गैस। अमोनिया। मोस्ट आइडियल गैस हीलियम है, और द मोस्ट नॉन आइडियल गैस क्या है? अमोनिया। दूसरा लॉ है चार्ल्स लॉ। नाम अब क्या रख रहे हैं? दुरेद रख रहे हैं? अंग्रेज है तो अंग्रेजों वाले ही नाम होंगे ना। अब शफी मोहम्मद, दुरेद अली तो नहीं रख सकते। चार्ल्स लॉ। जैसे उसने कहा कि प्रेशर एंड वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। आप बताएं टेम्परेचर क्या होता है? एक्सक्यूज मी, जब आप किसी गैस को हीट करते हैं, यस, ये नॉर्मल कॉमन सेंस है कि जब भी गैसेस हीट अप होती हैं तो एक्सपैंड करती हैं। ऐसे ही उसका जब भी टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाता है। इसी तरह अगर वॉल्यूम कम करें तो टेम्परेचर, टेम्परेचर कम करें तो वॉल्यूम कम हो जाता है। तो आप कहते हैं V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, दिस व्हाट ही सेड। अगर आप साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटा के कांस्टेंट लगाते हैं तो V ओवर T इज इक्वल टू व्हाट? कांस्टेंट। तो जिस तरह उसमें था इसी तरह इसमें है, V1 ओवर T1 किसके इक्वल होगा? V2 ओवर, दिस इज द चार्ल्स लॉ।
एक तीसरा भी है जिसे कहते हैं एवोगैड्रोस लॉ। ये भी आपने सुना होगा कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। एक मोल गैस का वॉल्यूम हमारा कितना होता है? 24 डीएम क्यूब। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं बताने, वॉल्यूम बताना है। 24 डीएम क्यूब। 2 मोल्स का कितना होगा? 3 मोल्स का। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन हो गया ना। तो V ओवर N इज इक्वल टू व्हाट? कांस्टेंट, राइट। अब अगर आप तीनों लॉज को गौर से देखें, इधर देखें, अगर मैं इनको कंबाइन कर दूं, प्लीज पे अटेंशन। V is directly proportional to what? T. V is directly proportional to what? N. V is इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। तो लेफ्ट साइड पे तो तीनों में V आ रहा है ना। तो अगर मैं इसको कंबाइन कर दूं तो क्या बन जाएगा? V is directly proportional to N and T and inversely proportional to what? ऐसे ही है। अब अगर इसको कंबाइन कर दें तो पी वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? एन टी। और साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए क्या लगाना होगा? कांस्टेंट। तो पी वी इज इक्वल टू, यहां कांस्टेंट आर है, एन आर टी। ये जो इक्वेशन बन जाती है विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ गैस लॉज इज नोन एज आइडियल गैस इक्वेशन। वो कह रहे हैं अलग अलग जो आप लॉज चेक कर रहे हैं कि बॉयल्स लॉ को देख रहे हैं कि वो आइडियल है या नहीं, चार्ल्स लॉ को अप्लाई करके देख रहे हैं आइडियल है या नहीं, एवोगैड्रोस को देख रहे हैं, वो कह रहे हैं इन तीनों को कंबाइन कर दें टू चेक द आइडियलिटी ऑफ द गैस व्हिच इज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। और इसे क्या कहेंगे अब हम? आइडियल गैस इक्वेशन, राइट। विल कंटिन्यू दिस, कल इसके ऊपर कैलकुलेशंस करेंगे। कोई सवाल है तो पूछ लें।